नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका। आज शनिवार है और हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हेल्दी इंडिया में बात होगी अस्थमा की, जिसे हम दमा भी कहते हैं। अगले घंटे में हम आपको बताएंगे इसके लक्षण और रोकथाम के तरीके। हमारे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा आप भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर हमें फ़ोन करके अपनी समस्याएं, अपनी क्यूरोसिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्थमा एक सांस संबंधी स्थिति है जो आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस केस में ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन आ जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों के बीच से हवा पास करने में दिक्कत होती है और सांस लेने में परेशानी बढ़ जाती है। खांसी की वजह से फेफड़ों से कफ पैदा होता है, लेकिन इसको बाहर लाना काफी मुश्किल होता है। अस्थमा कई तरह के होते हैं, जैसे कई लोगों को किसी खास चीज से एलर्जी होती है। कई लोगों को पूरे साल अस्थमा न होकर किसी खास मौसम में ये समस्या पैदा होती है। कुछ को बहुत ज्यादा सर्दी या जुकाम में अस्थमा जैसी कंडीशन हो जाती है। आमतौर पर सुबह के समय ठंडी हवा की वजह से और ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण इसके लक्षण और भी बिगड़ जाते हैं। सही समय पर उपचार न करने पर फेफड़ों में वायु प्रवाह गंभीर रूप से अवरुद्ध हो जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब दमा के लक्षण जटिल होने लगे और 5 दिनों से ज्यादा दिनों तक रहें, तो फौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अस्थमा पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर मीतू अरोड़ा हमारे साथ, जो कि फिजिशियन है, आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश पांडे हमारे साथ, जो कि यूपी गवर्नमेंट में पूर्व जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और इसके अलावा डॉक्टर प्रियदर्शी हमारे साथ, डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका रुख करना चाहूँगी। अस्थमा क्या एक परमानेंट प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अस्थमा क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे डायबिटीज़ के बारे में आपने सुना, हाइपरटेंशन के बारे में सुना, तो जो अस्थमा है बाय डेफिनेशन बोलते हैं जब लंग का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है एयरवेज का, जो जाता नहीं है। अमूमन बच्चों में ये देखा जाता है कि जिनका बाय बर्थ सिम्टम्स आता है, वो विथ ग्रोथ ऑफ द फिजिक मे बी कि 15-16 ईयर्स में बहुत हद तक सिम्टम्स को ओवरग्रो करता है। लेकिन अमूमन तौर पे ये बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं जाता है, इसीलिए इसको परमानेंट या क्रोनिक इशूज बोलते हैं, जो किसी भी एज में आ सकता है। जी डॉक्टर सतीश, आपको क्या लगता है, कैसे कंफर्म हो, कैसे पता चले कि अस्थमा ही है? नहीं, बहुत सही आपने कहा। इसमें देखिए, एक तो पीक फ्लो टेस्ट किया जाता है। पीक फ्लो टेस्ट में ज़ोर से सांस लेते हैं, जहाँ जितना ले सके, और फिर उसको एक्सेल करते हैं, ज़ोर से बाहर निकालते हैं जी। तो उससे ये पता लगता है। जो अस्थमा वाले होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्यों? और इसके लिए जो नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट किया जाता है फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जितना निकला उसी हिसाब से पता लगता है कि कितना इन्फ्लेमेशन है। जो सूजन जितनी होती है उसी हिसाब से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तो एयर पैसेज को वो देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट। जी जी डॉक्टर मिट्टू, आपको क्या लगता है? ये तो सर ने बताया कि टेस्ट के थ्रू, लेकिन अगर घरेलू हम स्तर पर बात करें, जैसे कि हम नॉर्मली बात करें, तो मुझे कैसे पता चले कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? किस स्टेज पर जाकर ऐसा क्या फील होगा कि मुझे लगे कि मुझे अस्थमा का इशू है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ट्रिगर्स होते हैं कुछ। जब हमारे को पता चलता है कि सीज़न चेंज हो रहा है या कोई कुछ ऐसे ट्रिगर्स कुछ होते हैं जिसमें आपको ना कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें जैसे कि आपको खांसी आनी, बहुत खांसी आ रही है, आप जब सांस ले रहे हैं तो उसमें आपको जैसे सीटी बजने वाली आवाज़ आ रही है, आपको कभी बहुत ज़्यादा
जकड़न महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे सिम्टम्स आपके अगर किसी भी सीज़न के चेंज होने में या फिर कोई इस तरह के बार बार इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसी एलर्जिक चीज़ हो रही है जिसको मुझे ढूंढना है और उसके लिए मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। जी डॉक्टर प्रियदर्शी, आपको क्या लगता है ये किस एज, कोई खास एज ग्रुप है जिसको ये टारगेट करता है? आप कैसे प्रोन हो सकते हैं? कब आप वीक पड़ते हैं जब आपको लगे कि आपको अस्थमा हो सकता है या हो गया है? जैसा हमने शुरू में बताया, आस्थमा बाय बर्थ हो सकता है, जन्म लेने के तुरंत बाद उसके सिम्टम हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन एज 18 से 45 यूजुअली देखा जाता है, लेकिन एज इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आस्थमा किसी भी एज में आ सकता है। हमने पहले भी ये स्ट्रेस दिया कि बच्चों में हो सकता है कि सिम्टम को ओवरग्रो कर दे उसका ग्रोथ, लेकिन आने के लिए लेट ऑनसेट किसी भी एज में एडल्ट ऑनसेट आस्थमा होता है। जहाँ तक हमने इसका बात करना चाहा कि कौन सा रिस्क फैक्टर है, कैसे हम प्रिवेंट करें, तो देखिए, स्वस्थ शरीर सबके लिए ज़रूरी है। हमने ये देखा कि आस्थमा क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है एयरवेज का, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर इन्फ्लेमेशन का वजह क्या है। जी। चाहे शरीर की बाकी की जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो भी आस्थमा को बैडली अफेक्ट करती हैं, चाहे वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, अत्यधिक शुगर हो, या जो कॉमन ट्रिगर्स हैं जैसे कि सीजनल इन्फेक्शन होता है, जैसे आज 2-3 सप्ताह से बढ़ा हुआ है काफ़ी वायरल इन्फेक्शन, या कोई बैक्टीरियल बिल्कुल, इन्फेक्शन मैं है। यही आपसे एक सवाल बहुत मतलब एक क्यूरोसिटी भी है मेरी। जी आपने देखा होगा कि अभी पिछले 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा कफिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल। हर दूसरा इंसान जो है खांसता हुआ दिख रहा है और ये बहुत लंबे टाइम तक चल रही है। Right. 1 महीना, 2 महीना। तो क्या इनमें कोई कोरिलेशन है या फिर ये जो कफिंग है, नॉर्मल कफिंग, ये लीड कर सकती है इस कंडीशन को, अस्थमा को? इसे आप ऐसे समझें कि आस्थमा क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। अब अगर किसी तरह का ट्रिगर आता है, जैसे कि हमने वायरल इन्फेक्शन को एक ट्रिगर के रूप में इसमें लिया, मैं बताना चाहूँगा कोविड के बाद जो वायरसेस का जो म्यूटेशंस हुआ है जी। वो कुछ इस तरह का है कि ये पहले की तरह वो सब बिहेव नहीं कर रहे हैं। जो वायरल इन्फेक्शंस था, जो कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा रहा था, आज के टाइम में क्या देख रहे हैं कि उसका एक प्रोट्रैक्टेड कोर्स है। वो पहले की तरह 4-5 दिन में ठीक नहीं हो रहा, अमूमन 12 से 14 दिन लगते हैं। अब उसमें यह है कि अगर उसका आस्थमा पहले से अनकंट्रोल्ड है तो वो एकदम आउट ऑफ ट्रैक डिरेल्ड हो जाता है, जिसको कि आप समझ सकते हैं कि अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ आस्थमा बोलते हैं, या एकदम सांस का बिगड़ जाना, या उसको आप आस्थमेटिक अटैक भी समझ सकते हैं। पिछले महीने में जो हमारा एडमिशन्स है हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी आईसीयूज़ का, वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर हैविंग H1N1, H3N2, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, कोविड। तो ये सब क्या कराता है कि हमारा जो इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है उसको और बढ़ा देता है, और जो पेशेंट का एयरवेज है वो और नैरोवर हो जाता है। दैट लीड्स टू मोर एंड मोर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज सिम्टम्स। डॉक्टर सतीश, आपको क्या लगता है पोल्यूशन इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? नहीं, बहुत सही कहा आपने। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली क्या है, जो हम लोग ये आज़मा जो है वो एलर्जी से कनेक्टेड है। जी। एलर्जी एंड आज़मा नो दे बोथ गो टुगेदर। एलर्जी की वजह से आज़मा और ट्रिगर हो जाता है। जैसे इवन कोई चीज़ को किसी को खाने से एलर्जी होती है, कोई चीज़ पर्टिकुलर खा लिए तो जैसे अरवी वगैरह या कोई ऐसी कैसी चीज़ खा लिया तो उसको उससे एलर्जी हो जाती है, तो उससे आज़मा डेवलप हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एलर्जी जो है जैसे किसी को ठंडी में, सर्दी में जुकाम हो जाता है, जो एलर्जी जहाँ हुआ तो उसको आज़मा डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों कोरिलेशन है इन दोनों में। जी। तो अब हम लोगों को बहुत जैसे अब चूंकि इसका परमानेंट इलाज ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल तो सर, इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ही बात कर लेते हैं। आदित्य हमारे साथ ही फोन लाइन पर। आदित्य, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल सतीश सर से है कि मैं 23 साल का लड़का हूं और मैं एक एथलीट हुआ करता था, लेकिन आजकल मुझे दौड़ने के बाद हांफी आने लग जाती है और सांस आने में तकलीफ होती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
नहीं, वो सांस आने में तकलीफ तो वो एक्चुअली इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, सूजन आ जाती है। एयर पैसेज में सूजन होने से तो आपको दिक्कत होगी ही। तो उसमें ये 2-3 कारण होते हैं इसको। अगर आप कोई चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कोई दवा खाने से भी एलर्जी होती है किसी इवन हमने देखा कि किसी को पैरासीटामोल से, जबकि इससे बहुत कम हो नहीं सकती, लेकिन उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो ये तो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है और उसको अवॉइड करना, क्योंकि और इसका चूँकि परमानेंट इलाज है नहीं, तो इसी को अवॉइड करना, जिससे आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करना है, ये आपको ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, खाने की चीज़ से हो सकती है। इस पर हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा और आप फ़ोन करके भी जान सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरोसिटी है, कोई सवाल है। फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा करें अस्थमा को लेकर कि अस्थमा आखिर क्यों होता है, किन किन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है और अगर आपको पहले से अस्थमा है तो आपको कैसे अपना ख्याल रखना है। हमारे से डॉक्टर्स का पैनल भी लगातार बना हुआ है, हम उनसे भी चर्चा करें इस पर। अब मैं रुक करना चाहूँगी यहाँ पर डॉक्टर मीतू अरोड़ा का। डॉक्टर मीतू कहते हैं बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, कहते हैं कि उनके लिए जो है पहली सर्दियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर पहले विंटर्स में उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, ठंड अगर उन्हें लग जाए, तो ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। देखिए, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहली सर्दी में उनको ठंड लग गई तो मतलब आगे जाके उनको अस्थमा ही डेवलप हो जाएगा। जी। सबसे बड़ा हमारे को जो प्रोटेक्शन रखनी है बच्चों की, वो ये रखनी है कि हमने उन्हें किसी भी बीमारी, रेकरेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशंस, इन इन्फ्लेमेशन की रेकरेंस से हमें उनको बचा के रखना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। उनकी एलर्जीज ना कई बार हमारे घरों में पेट्स होते हैं, हमारे घरों में डस्ट होती है, घर के अंदर के प्लांट्स होते हैं जो पॉलिन्स होते, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके पॉलिन्स होते हैं। इन सब चीज़ों से भी उन बच्चों को हमें बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर इनसे उनको एलर्जी डेवलप होती है और वो रेकरेंस होते हैं उनको उन सिम्टम्स से, तो उनके ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो बहुत, उनकी ब्रोंकियल ट्यूब्स बहुत पतली होती हैं। उनकी इन्फ्लेमेशन के बाद उनके सिम्टम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं एंड रेकरेंस से वो डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है, उनमें बड़े होने से पहले ही वो चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए बच्चों में होता है कि अगर उनको 1-2 बार बचपन में अस्थमा हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको बड़े होके भी वो अस्थमा बना ही रहेगा। बच्चों के ट्यूब्स बड़े होकर चेंज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि वो क्रॉनिकली उसमें चेंज हो जाए। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, वी के नायक है हमारे साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। संपर्क यहाँ पर टूट गया, फिर से प्रयास कर सकते हैं। जी, तो हम यहाँ पर अस्थमा के ऊपर चर्चा करें। डॉक्टर प्रियदर्शी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या ओबेसिटी भी इसकी एक वजह होती है? ओबेसिटी नोन फैक्टर्स में से बहुत पहले से शामिल है। वजह यह है कि हम इसको 2 कंपार्टमेंट के रूप में समझ सकते हैं। नीचे कंपार्टमेंट में हमारा बेली है, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लंग ऑक्यूपाई करता है। ओबेसिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी ओवरवेट होता जाता है, लंग काइंड ऑफ स्क्वीज्ड होता रहता है, वो दबता रहता है। तो हमारा एक तो मतलब रेस्ट्रिक्टिव एयरवेज आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि लंग का जो फुलाव होना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता जी। वो मोटापा का डायरेक्ट वजह है। दूसरा एक वजह ये भी है कि जैसे जैसे उसका बेली प्रोट्रूड करता चला जाता है, तो फिर लंग का जो डिपेंडेंट एरिया का जो एक्सकर्सन होना चाहिए, जो नीचे की ओर जो उसका डायफ्रामेटिक मूवमेंट जो होता है नीचे की ओर, वो नहीं हो पाता। तो मोटापा अपने साथ अमूमन सेंट्रल ओबेसिटी जो कि बेली का होता है उसके साथ रहता है, और दोनों ही कंडीशन में वो फेफड़े के एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। वी के नायक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ना ऑक्सीजन चालू है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 91 है जी। मेरी उम्र 80 साल की है और मैं 30 साल से पहले से अस्थमा का पेशेंट हूँ जी। मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन कब तक चालू रहना जरूरी है?
डॉक्टर प्रियदर्शी। आपने बताया 36 साल उम्र है और 25 साल नहीं से नहीं, अस्थमा 80 साल उम्र 80 साल है। 80 साल उम्र है। 80 साल उम्र है और 25 साल से दमे की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं। जी, और अभी क्या ऑक्सीजन दिक्कत लेवल होता है? ऑक्सीजन लेवल मेरा 91 है। ऑक्सीजन चालू है मुझे 1 साल से ही। ऑक्सीजन 3 साल हेलो? से यूज कर रहे हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, मेरे बारे में आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं 3 साल से। उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का जो रिक्वायरमेंट है वो ये रहता है हाँ कि जी। जो आपका एयरवेज है, हो सकता है कि इस उम्र में काफ़ी रिमोडल्ड हो, और आस्थमा जो कि यूजुअली दवाइयों को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, शायद वो उम्र के साथ कम होता दिख रहा है, और उसकी वो रिस्पॉन्सिविटी नहीं है ट्रीटमेंट के साथ। तो हो सकता है कि आपका आस्थमा सीओपीडी ओवरलैप हो रहा हो विथ एज। आस्थमा जो लंग है उसका रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट कम होता है। दूसरा कि आस्थमा बहुत लंबे साल तक, जैसा आप बता रहे हैं, तो ये होगा कि अब वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। मेरी सलाह है कि आप एक बार अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसमें आपका, जैसा डॉक्टर सतीश ने बताया, कि एक फिनो टेस्ट होता है, दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि हम रिवर्सिबिलिटी भी कराना चाहेंगे और डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी कराना चाहेंगे कि क्या आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पा रहा है, कितना हद तक आप कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहे हैं। अस्थमा में सिर्फ ऑक्सीजन का ही दिक्कत नहीं होता, बहुत लेट स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन वाली लिमिटेशन भी आती है। तो ये हमें टेस्ट करा के देखना पड़ेगा कि क्या ये अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप बन रहा है। हो सकता है कि वो कारण हो, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चेंज करके आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा भी जुड़ी हुई हैं, सीनियर फिजिशियन है। आपका भी स्वागत करना चाहूंगी मैं। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उर्वशी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, मुझे सवाल पूछना है कि अगर किसी को अस्थमा है जी। तो ये नए फैले कोविड से उसकी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ सकता है? और ये सवाल मुझे डॉक्टर मीतू से पूछना है। डॉक्टर मीतू। देखिए, कोविड हमारे पास एक पोस्ट कोविड एरा नाम की चीज़ आ गई है। कोविड के बाद ऑब्वियसली बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत लोगों को ऑलरेडी लंग के इतने इश्यूज हो चुके हैं, तो प्लस हमारी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ऐसी कंडीशंस में ऑब्वियसली आस्थमा बहुत बड़ा है। 22 का जो आस्थमा का वो आया है, उसमें 35 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सफरिंग विद आस्थमा। तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर कि कोविड के बाद जो हमारी लंग्स में चेंजेस आ गए हैं, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी में चेंजेस आ गए हैं, उसको नज़र में रख के ऑब्वियसली आस्थमा की प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। फ्लू जैसी बीमारियां जो होती हैं, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसके बाद में ज़्यादा आस्थमा के अटैक्स सामने नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स को बोलते भी हैं जिनको पहले से आस्थमा है, वो फ्लू शॉट्स अपने ईयरली ज़रूर लगवाएं अपनी वायरल, ताकि उनको वायरल ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना हो। बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, और ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। और डिस्कशन हमारा लगातार चल रहा है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में, और हम बात करें आज अस्थमा के बारे में। अस्थमा के कारण क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर मेखला चंद्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर मेखला, आपको क्या लगता है अस्थमा कितना सीरियस हो सकता है अगर हम इसका ध्यान न रखें तो? जैसे कि मेरे स्ट्रीम कोलीग्स ने बोला कि एस्थमा चाइल्डहुड से लेके अडल्ट किसी को भी हो सकता है। अगर आप इसकी रेंज देखें इन टर्म्स ऑफ सिवियरिटी, इट कैन बी लाइक समथिंग कॉल्ड एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा से लेके इट कैन बिकम वेरी एक्यूट, और बहुत केसेस में इमरजेंसी भी होती है। तो जैसे हम स्टेटस एस्थमेटिकस के नाम से जानते हैं, तो एक इमरजेंसी होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है, एंड ब्रोंकोडायलेटर्स और अदर ट्रीटमेंट्स की भी। तो अगर आपको एस्थमा है या किसी लव्ड वन को एस्थमा है, तो इसको आप डोंट टेक इट
मतलब माइल्डली, आप प्लीज इसको डॉक्टर से दिखाएं, जरूर इसका ट्रीटमेंट करवाएं। एंड हैविंग सेड दैट, आपके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं दर्शकों को ये देना चाहती हूँ कि जो अस्थमा की जो थेरेपी है उसके अराउंड काफी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स भी फैली हुई हैं, स्पेशली जो इनहेलर्स होते हैं। तो इनहेलर्स स्पेशली बच्चों में काफी केसेस में प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो अटैक होना होता है उसको आप पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने मिसकंसेप्शंस इनहेलर्स के बारे में सुने हैं वो सच हो, तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर डिस्कस करें, बिकॉज इट कैन एक्चुअली सेव अ लाइफ। बिल्कुल। हमारे साथ करतार सिंह जुड़े हैं कॉलर। करतार जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मधु, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अगर हम एस्थमेटिक हैं पहले से, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर हम लोग एस्थमेटिक हैं तो हम लोगों को सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को ये एस्थमा किस वजह से होता है। हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं आप अपनी एक डायरी बना के रखिए, जिससे कि आपको पता, अगर आपको अभी नहीं पता है तो आपको आगे पता चले कि आपको किस किस चीज़ से ऐसी वाले सिम्टम्स आए हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट तरह के ट्रिगर्स होते हैं। ये डस्ट हो सकती है, आपके घर का कारपेट में ये डस्ट होती है, आपके घर में फंगस होता है जो मॉइस्चर की वजह से होता है, उससे बहुत सारे लोगों को इस तरह के अटैक्स होते हैं। प्लस वही मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलेंस हैं, ये सारी एक कॉलर हमारे साथ है, चंद्रकांत, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी चंद्रकांत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे 4 महीने से कफ आ रहा है बहुत। हेलो जी जी। हाँ, और डॉक्टर बता रहे कि अस्थमा का तो मुझे कोई लक्षण नहीं दिखा रहे। गुडामेट कैप्सूल जो दिए हैं, गुडामेट कैप्सूल जो है नियोनेसिस के लिए, उड़ने के लिए बताया मुझे जी। अस्थमा का तो मेरे कोई दिखना नहीं है लक्षण, लेकिन मेरा कफ जो है 4 महीने से कंटिन्यू चालू है कफ। बाकी मेरे को जो आपको बता रहे इधर सांस में तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं होती जी। कफ आ रहा है मेरे को कफ 4 महीने से बहुत। मैं टैबलेट औषध ले रहा हूँ, मैं कफ सारप ले रहा हूँ, और ये लिवारेजर जो है गुडामेट, उसमें से कैप्सूल ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर प्रियदर्शी, आप बताना चाहेंगे? जहाँ तक मैंने आपका प्रश्न सुना, अगर उसमें कुछ सुनने में दिक्कत हुई तो आप करेक्ट करें। आपको 4 महीने से खांसी आ रही है और आप ब्यूडामेट ले रहे हैं, और कुछ साथ में आपने बताया कि कुछ और गोली भी ले रहे हैं। बताएं कि क्या ले रहे हैं उसके अलावा? में के जितने भी लक्षण बता रहे अस्थमा के वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे को जो कफ है, कफ 4 महीने से कम नहीं हो रहा है। कफ 4 महीने से कम नहीं हो रहा है और कोई लक्षण नहीं है। तो शायद वो जिस पर हम पहले बात कर रहे थे कि कफ में, और उसमें बहुत आजकल कंफ्यूजन चल रहा है। जी बात मोनिका, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शक के साथ कि आपको 4 महीने से कफ है जो लगातार बना हुआ है, बाकी के आपके सिम्टम्स नहीं दिख रहे। इसमें 2-3 बातें गौर करने की है। पहला तो ये कि क्या ये कफ वेरिएंट अस्थमा है? वो एक अस्थमा का ही प्रकार होता है, जिसे कि हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी थी इस पर, कि हमें वो प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या ये अस्थमा है। हाँ, इस तरह का एक एंटिटी एग्जिस्ट करता है जिसको कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। उसके लिए हमें फिजिकली एसेस करना ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलें, एक बार फिजिकल असेसमेंट करेंगे, क्योंकि आप जो ये बता रहे हैं कि मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, तो कफ के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से अस्थमा एक है। हमें उसमें हो सकता है कि चेस्ट एक्सरे करा के देखने की ज़रूरत पड़े। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है, हो सकता है हमें सीटी स्कैन चेस्ट का करा के देखना पड़े। उसमें अगर कुछ लीजन आता है तो वो सारी इफ़ बट आपके टेस्ट के पॉजिटिविटी पे निर्भर करता है कि आपका क्या है। या फिर हो सकता है कि जो डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है उसमें जो आपके साइंस आएंगे
आपने सिम्टम्स में सिर्फ एक कफ बताया है, तो वो साइंस पे डिपेंड करेगा। उसके जो नेक्स्ट स्टेप में जो इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे उससे ये क्लियर होगा कि परसिस्टेंट कफ क्यों है। कारण बहुत सारा हो सकता है। कफ जो है, मैं आपको जस्ट उसका पैथोफिजियोलॉजी जो उसका विज्ञान है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो सेंस करता है छाती के ऊपर से, प्लस यहाँ से सारे के जो उसके इनर्वेशंस हैं, वो ट्राइजेमिनल नर्व होता है जो कि इन सब को सेंस करते हुए कफ कराता है। तो आप इसको ऐसे समझे कि कफ एक प्रतिक्रिया है, वो एक आंसर है, वो एक रेस्पॉन्स है। क्वेश्चन क्या है वो हमें ढूंढना है, जो कि आपको डॉक्टर देख के ही समझ सकता है, फिर उसके बारे में आगे का स्टेप ले सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ जी आइए सर, तो सुनिए एक मिनट जी बोलिए। सर, मैं कोविड में था। कोविड के बाद में मेरा सीटी स्कैन और तुम्हारा अपना एक्सरे और सोनोग्राफी सब कर दिए, कुछ भी नहीं है बोले हो। जी कुछ भी नहीं जी। कोविड आपको मतलब जैसे 21, 22 और 20 आपको कब हुआ था कोविड? ये अपना 20 में 2020 सेकंड वेव में मैंने कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट को देखा जो कि महीनों वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन उसकी जो परिस्थिति जो भी रही हो और जितना भी उसका निमोनिया बना था, उस हिसाब से उसके जो फेफड़े की दिक्कतें थी वो परमानेंट टाइप की छाप छोड़ के नहीं गई। तो मुझे क्या लगता है कि उसकी वजह से 3 साल के बाद आपको ऐसा हो रहा हो, शायद संभावना कम है। उसे पूरी तरह इवेलुएट करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीके पांडे। स्वागत है आपका, सवाल आप पूछ सकते हैं अपना। पांडे जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि मेरा 6 साल का बच्चा है, 6 साल का लड़का है। उसको बराबर थोड़ा सा भी बाहरी हवा या इधर को लगता है तो खांसी हो जाता है, सांस चलने लगता है। और उसका ब्लड टेस्ट करवाया, हालांकि डॉक्टर से देखा है, और जांच कराने पर उसको एलर्जी का रिपोर्ट में आया। और उसको सांस तेज चलने लगता है, खांसी सुबह शाम में ज्यादा होने लगता है। हालांकि बराबर उसको हम इलाज में रख रहे हैं, लेकिन जांच इधर हुआ है तो उसको एलर्जी पता चला है। जी डॉक्टर मेखला जी। ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जाए? 6 साल का बच्चा है। जी डॉक्टर मेखला प्लीज। जी बिल्कुल। आपने जो टेस्ट करवाया होगा अपने बच्चे का, उनकी जो एलर्जी की रिपोर्ट है उसमें एक स्पेसिफिक एलर्जन हुआ होगा, मतलब किस चीज से एग्जैक्टली एलर्जी हो रही है। यूजुअली या आप आईजी जैसे टेस्ट करवाते हैं जो आपको जनरल बताता है कि आपकी बॉडी में एलर्जी है, बट अगर वो पॉजिटिव है तो उसके बाद एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसमें वो आपको कॉमन जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि डस्ट माइट हो गया या पॉलेंस हो गया या पोल्यूशन में कुछ जैसे आपके एयर में कोई पर्टिकुलर पार्टिकल हो गया, कैट के या डॉग के एयर हो गए, तो वो आपको बताते हैं। या फूड एलर्जी होती है, तो वो अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया अपने बच्चे का तो आप उसको पहले करवाएं। और अगर आपको पता है ऑलरेडी किस चीज से एलर्जी है तो द बेस्ट वे इज ऑब्वियसली टू प्रिवेंट इट। अगर आप उस एक ही चीज की पता नहीं चल रही है कि एलर्जी किस चीज से है, लेकिन एलर्जी है ये जांच रिपोर्ट में आया। डॉक्टर ने ये पता नहीं चल रहा है कि एलर्जी किस चीज से है, तो अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो इन्हें कराना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप एक एलर्जिस्ट या जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें, आप एक स्पेशलिस्ट से। उनसे आप एक एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें पूरा पैनल वो चेक करते हैं, जो कॉमन एलर्जेंस जैसे कि मैंने मेंशन किया उससे आपको पता चलता है। बहुत बार बच्चे फूड से भी एलर्जिक होते हैं तो वो भी चेक करते हैं। ये सारे जो एलर्जेंस होते हैं, अगर हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं तो वो बेस्ट होता है। उसके अलावा बहुत बार ऐसे होता है कि एक्सपोजर थेरेपी देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर कैट के हेयर से एलर्जिक हैं तो उसको धीरे धीरे एक्सपोज करके, क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स अभी और बनेगा, 6 साल का बच्चा है, तो हम उस चीज को धीरे धीरे एक्सपोज करके प्रॉपर इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट बना देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होता है। उसका रिकवरी हो जाएगा ना? बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी जी। इंजेक्शन दिया जाता है ना? हेलो जी। जब इंजेक्शन दिए जाते हैं तो कुछ राहत मिल जाती है, नॉर्मल हो जाती है, सांस कम हो जाता है।
लेकिन जब दवाई इलाज बंद होता है तो जरा भी मौसम इधर उधर होता है तो फिर इसी तरह से हो जाता है। वो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि किसी मौसम को लेकर, अगर आप कुछ इस पे रिएक्ट करना चाहें डॉक्टर। मैं बताना चाहूँगा, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि बच्चे का उम्र 6 साल है। इस उम्र में तो हम एक्चुअली अस्थमा लेवल भी नहीं करते। हमने अभी जस्ट बताया था कि एक उम्र के साथ फेफड़े का विकास हो रहा होता है, उसमें श्वास की नलियाँ भी सम्मिलित हैं। अभी उन्हें सिम्टोमेटिक दवाई मिलनी चाहिए। हमें अभी उसका सिर्फ सिम्टम का ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। जहाँ तक एलर्जेन टेस्ट की बात है या जो जनरल जो IgE एंटीबॉडी करने की बात है, आपने खुद ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन सारा कर लिया गया, उसमें कुछ आया नहीं। मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि आप घबराए नहीं। आस्थमा में यूजुअली इतना सीवियर एलर्जी नहीं होता, इसको आप एनाफाइलैक्सिस से कंफ्यूज न करें। जांच जो कराया गया है ना, जांच जो कराया गया उसमें एलर्जी आया है। मैं समझ रहा हूँ, वो मोस्ट लाइकली IgE का टेस्ट होगा। नहीं पता है ना, IgE का टेस्ट होगा, शायद आप इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। IgE का टेस्ट था। हाँ, तो IgE जनरल इम्यून रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एलर्जेंस रहता है। वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो बताता है कि हाँ उनका शरीर रिएक्ट करता है। उसमें जो रेस्पॉन्स हम इंडिविजुअल एलर्जन के तौर पे देखना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर उनका सिम्टम बहुत अधिक नहीं है तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है उसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अगर मान लो हमने जो अभी अपने 20-22 साल के करियर में देखा है कि मैक्सिमम केसेस में जब भी आप एलर्जन टेस्ट कराते हैं जिसमें 10-12 पन्नों का एक किताब जैसा रिजल्ट मिलता है, और जब आप उसे पलटना शुरू करेंगे तो बीसियों पॉजिटिविटी आती है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट 10 से अधिक कल्प्रिट रहेंगे तो फांसी नहीं देता, वैसे ही 10-20 एलर्जन का इम्यूनोथेरेपी नहीं होता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस पर गौर करें कि उसका सिम्टम कंट्रोल है कि नहीं। अगर उसका सिम्टम कंट्रोल है, मैनेजेबल है। एक मिनट समय दिया जाए जी। हम उसका सिस्टम बता रहे हैं कि मतलब सुबह शाम में उसकी खांसी तेज हो जाती है। इनहेलर या भाप जब दिया जाता है या इंजेक्शन बाहर से लगाते हैं तो जा करके नॉर्मल हो जाता है। मैं यही बता रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा से रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरा यही मैं अपने सभी दर्शकों को यही संप्रेषित करना चाहता हूँ कि अमूमन तौर पे अस्थमा ब्रिटल या सीवियर अस्थमा नहीं होता। सारे के सारे अस्थमेटिक बहुत अच्छा से रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। बिल्कुल। बच्चों में ज़रूरत है समझदारी की कि आप उसके सिम्टम का नियंत्रण रखें। हमने पहले बात करा कि 50 to 55% बच्चे सिम्टम को आउटकम कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं ग्रोथ के साथ। हो सकता है कि उनकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाए, हो सकता है भविष्य में उसका अटैक ना आए, दवाइयों की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल, तो इसी अभी आप शुभकामनाओं इतना के लंबा साथ ना सोचें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो, जैसे कि डॉक्टर साहब लगातार बता रहे हैं। और कॉलर हमारे साथ है। कहाँ से आपसे राय लेने के लिए मिल सकते हैं? जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, करतार है हमारे साथ। करतार जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना सर्दी में रात को सोते टाइम ना सांस लेने में दिक्कत होती है और गर्मियों में नहीं होती है जी। और जब तक मैं ये एक मोन्टिलुकास के कोई एंटी एलर्जी गोली है वो लेता हूँ तब जाके मैडम सोना पड़ता है, नहीं तो रात को सोते टाइम दिक्कत आती है। मैडम डॉक्टर सतीश जी। नहीं, ये आपने बहुत सही कहा। जिसमें एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोगों को एसी से भी एलर्जी हो जाती है। आप अगर एसी रूम में सोते हैं तो वो एसी वाला बंद कर दीजिए। नॉर्मल रूम में रहने से दैट इज स्टिल बेटर। और क्योंकि ये होता क्या है, रात में सब मसल्स जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका एयर पैसेज जो है वो और नैरो हो जाता है। इसलिए रात में जनरली ये अस्थमा का जो है केसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको इसीलिए हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं? बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सर्दियों में तो हम एसी नहीं चलाते ना सर। नहीं, मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ। एलर्जी जो भाई किसी चीज़ से एलर्जी होती है ना, तो ये एसी में क्या होता है कि ये शुष्क जो
ड्राई ये हो जाता है, ड्राइनेस से ये काफ़ी एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, अब तो गर्मी शुरू होने वाली है, जब आगे के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे रात में जैसे आपके सोने का स्टाइल भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो दब जाते हैं एक साइड में, कोई करवट बदल के सोते हैं, कोई सीधे सोते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको आप वो चेंज करना पड़ता है। और जनरली चूँकि वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रात में रिलैक्स हो जाते हैं, इसी वजह से एयर पैसेज और पतला हो जाता है। तो ये जनरली होता है, तो इसलिए आप इनहेलेशन वगैरह लेने से वो ज़्यादा बेटर है। इनहेलेशन की आदत बुरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि इनहेलेशन और रात जिंदगी भर वो करना होगा, ऐसी बात नहीं है। वो धीरे धीरे मेरे को ना ज्यादातर सर सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में कम है। और सर ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या ऐसे ही उम्र बढ़ने के साथ ये ज्यादा बढ़ेगा या इतना ही रहेगा, या कोई ऐसी दवाई है जिससे कंट्रोल हो सकता है? नहीं, इनहेलेशन बेस्ट है। जैसे इंजेक्शन वगैरह लेने से बेटर है आप इनहेलेशन लीजिए। इनहेलेशन से कम ये होता है, उससे कोई ये बात नहीं है कि इनहेलेशन अगर आपने लिया तो लाइफ लॉन्ग आपको लेना है, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे सब कम हो जाता है, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं है। इनहेलेशन इज बेटर देन इंजेक्शंस। वो उससे उम्र बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा तो नहीं, या मतलब दवाई कंट्रोल होता रहेगा? हाँ, कंट्रोल हो जाता है। और आपको आपको मैं बताऊं, जैसे एक नेताजी थे, उनको अगर गेंदे का फूल का माला पहना दीजिए तो उनको जबरदस्त एलर्जी हो जाती होती थी। तो मैंने कहने का मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो आपको ये सब पूरा डिटेल आपको इसमें खुद आपको पता करना होगा। अब सबसे अहम सवाल मैं पूछूंगी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं हम इस पर चर्चा करें और आपको बता पाएं। डॉक्टर प्रियदर्शी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों की जो है ना अलग अलग समस्याएं, मतलब कॉमन चीज़ें ही हैं। हमें इससे एलर्जी हो रही है, हमें सीज़न में एलर्जी हो रही है, हम इसका इस्तेमाल करें, हम डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएंगे, हम क्या यूज़ करें। अगर आप थोड़ी अवेयरनेस हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ बता पाएँ कि क्या करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आम जो हमारे डेली ओपीडीज़ की जो मोस्ट कॉमन जो अलग अलग मिथ्स मैंने देखा है, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। अधिकांश लोगों में ये कैसे नासमझी तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं से कुछ फीडबैक रहता है जो शायद सही नहीं है। तो एक पल्मोनोलॉजिस्ट के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम आपको सही चीज़ बताएं। जो बात है वो ऐसे है कि जो आस्थमा है, हमने बात करा कि ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इसको हम दो भाग में बांटते हैं, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो हमें हमेशा उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने ये भी बात करा कि वो जन्म से एक पूरी आयु तक बनी रह सकती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट रह सकता है। हो सकता है कुछ भाग्यवान की दवाई कम हुई हो, कुछ समय के लिए दवाई उतरा हो, बहुत हद तक इंटरमिटेंट होता है, कुछ का परसिस्टेंट होता है, फिर मॉडरेट है। हमने आस्थमेटिक अटैक तक का बात करा, काफ़ी सीवियर एक्सरसेबेशन तक का बात करा। तो उसमें जो समझने की चीज़ है कि आस्थमा। डॉक्टर थोड़ा सा ब्रीफ में, और अगर आप इन्हेलर के बारे में बता पाएं, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी कमी है। समय का ध्यान रखते हुए मैं ये बोलूँगा कि फेफड़े की दिक्कत है, जिसमें एयरवेज में संकुचन होता है, वो नैरो होता है। जो ड्रग का डिपोजिशन अगर हम डायरेक्ट लंग में करें तो वो फर्स्ट साइट ऑफ एक्शन होता है, जिसमें कि न सिर्फ दवाई कम लगती है, न सिर्फ उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, बल्कि उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट एफिशिएंट वे होता है। इसलिए ये कि इन्हेलर, नेबुलाइज़र या जो रोटा कैप्स हैं, उनका दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट अधिक है या उसकी आदत लग जाती है, ये बिल्कुल मिथ है। और सच्चाई ये है कि वो सबसे कारगर और सबसे कम साइड इफेक्ट का चीज़ बिल्कुल। तो इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हमारी वक्त की थोड़ी लिमिटेशन है। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और हमें अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों की जो क्यूरोसिटीज़ है उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ, सोल्यूशन भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।